नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे हैं और अपने घरों पर सुरक्षित हैं। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि आरबीएसई बोर्ड ने 12th क्लास का जो एग्जाम है वो फिक्स कर दिया है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का जो एग्जाम वो कितने तारीख को होना है? मैथमेटिक्स का जो पेपर है, जो ड्यू था, जो नहीं हो पाया था, वो कितने तारीख को होना है? 18 जून को होने वाला है। तो डेट जैसी डिक्लेयर हो गई है, हो सकता है तुम लोग एकदम से टेंशन में आ गए कि अब कैसे पढ़े, काफी समय से नहीं पढ़ा हो, या हो सकता है कुछ लोग लगातार पढ़ रहे हो। देखिए, दोनों ही प्रकार के जो विद्यार्थी है, जो पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे हैं, दोनों ही प्रकार के विद्यार्थी के लिए बता दूं कि सबसे पहले हमें जरूरत है कि पुनः एक बार यदि उसका रिवाइज हो जाए, है ना। और ये देख पा रहे हो कि अभी पूरा सिलेबस तो डिस्क्राइब करना, यहाँ पे उसको समझना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, हम अगर कोशिश करें तो पर्टिकुलर किसी पेपर के माध्यम से, या फिर कहें कोई ऐसा तरीका जिसमें हम क्वेश्चन भी उठा ले और जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो डेटा है वो भी हम देख लें। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि जो पेपर तुम्हारे डेट, जब पेपर की डेट डिक्लेयर हो गई है, तो सबसे पहले एक रूपरेखा तैयार करिए कि मुझे इन 18 दिनों में, 17 दिन मतलब 18 दिन ही कह सकते हैं, 1 तारीख से 17 तारीख तक, ठीक है। तो 1 से 17 यानी कि 1 भी इंक्लूड है, टोटल 18 दिन हो गए। इन 18 दिन का शेड्यूल हम किस प्रकार बनाएं ताकि 19वें दिन जब हमारा एग्जाम हो तो हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दे के हैं। और ये जरूरी है तुम्हारे लिए। क्यों जरूरी है? क्योंकि जानते हो अगर लगातार सिस्टम में पेपर हो जाता तो हो सकता है कि अपने मार्क्स भी बहुत अच्छे आने के चांसेस थे। हो सकता है लगातार इतना टाइम और एक्स्ट्रा मिला है तो हो सकता है अपनी तैयारी और भी बेहतर हो गई हो तो पेपर और भी अच्छा मतलब हो जाएगा। लेकिन यदि ये सिस्टम टूट गया बीच में, क्योंकि तुम जानते हो कोरोना की वजह से सभी चीजें ठंडी पड़ गई थी, है ना। हो सकता है अपना भी नेचर ऐसा लगा कि यार क्या पता पेपर की डेट कब डिक्लेयर होगी, इतने दिन पढ़ते हुए गया, पता नहीं पेपर होगा कब होगा और कैसे होगा, जिसमें कुछ अफवाहें भी बीच में आई थी कि केवल जो सेशनल, जो पूरे साल के जो मार्क्स होते हैं उनके आधार पे, सेशनल मार्क्स होते हैं उनके आधार पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सभी प्रकार की अफवाहें हमने देखी है, लेकिन अब फाइनली हमें पता चल चुका है कि पेपर होने जा रहा है। पेपर तो होगा, और पेपर होगा तो उसके लिए जरूरी है कि पेपर हम कैसे टाइम पास में तो नहीं दे के आ सकते, क्योंकि ये तुम्हारे बात परसेंटेज का है, तुम्हारे अच्छे स्कोर का है। और जब अच्छे स्कोर बनेंगे तो इसके आधार पे अपन आगे के रास्ते हमारे लिए खुलते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, और यदि हम डेली का एक पेपर या फिर 2 दिनों में कोशिश करते हैं कि पर डे एक पेपर सोल्व हो जाए, अगर नहीं होता है तो उसका बचा हुआ पार्ट नेक्स्ट डे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, पेपर के बारे में थोड़ा अवेयर रहिए। ये वीडियो केवल इसी पर्पस से तुम्हारे लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है कि यदि तुम अपनी पढ़ाई को पूरे सिलसिलेवार नहीं शुरू कर चुके होंगे, और यदि अब देख रहे होंगे कि अचानक ये क्या होगा, और कहते हैं ना कि अचानक जब सारे रास्ते एकदम से कुछ पता चलता है कि ये होने जा रहा है तो हम एकदम से घबरा जाते हैं कि कैसे क्या करना होगा, है ना। कुछ घबराहट नहीं है, ठंडे दिमाग से, आराम से, बिल्कुल शांत स्वभाव से ये सोचो, अच्छे ठंडे मन से ये चीजें समझो कि वास्तव में पेपर अब होने जा रहा है तो हम अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि रिपीट तो तुमने, रिवाइज तो तुमने बहुत पहले कर लिया था, उसका पूरा रिवीजन भी तुमने कर लिया था। अब तो सिर्फ ये है कि उसको लय में कैसे लेके आना है, बस ये हमें जानने की आवश्यकता है। और यदि उसको तुम लय में ले पाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा जाएगा। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि ये जितना टाइम तुम्हें एक्स्ट्रा मिला है इसका बेनिफिट तुम्हें इस पेपर में अवश्य मिल जाएगा। तुम जानते हो पेपर का लेवल, पेपर का जो सिस्टम होगा वो बिल्कुल पहले वाले एग्जाम की तरह ही होगा, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा शुरू करने से पहले मुझे बताना मैंने उचित समझा, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अच्छे से क्लियर तरीके से ये चीज समझ लो कि वास्तव में आप दोबारा से एक बार फिर उसी जोश और उसी उत्साह के साथ एक बार मेहनत करनी है ना। वो कहते हैं ना कि अगर हम हिम्मत के लिए कदम बढ़ा देते हैं तो रास्ते में जो 100 मुसीबतें आती है वो भी हमारा रास्ता नहीं रोक पाती, है ना। तो बस यही समझ के एक बार पुनः इस चीज को समझ लीजिए। हम बात करेंगे आज इसके मॉडल पेपर की, कोई एक ऐसा मॉडल पेपर जो पर टॉपिक को कवर कर सके और उसके बारे में जो भी डेटा वो तुम्हें प्रोवाइड करा सके, कैसे क्या उसमें क्या चीजें होती है, कैसे होती है,
कुछ नया अगर सीखने को मिल रहा है, या फिर पुराना जो हमने सीखा था और अब बीच में कुछ उसमें डिसकंटिन्यूटी आ गई, उसी को हम दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर। बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम 220 मैथमेटिक्स। देखिए, बगैर समय गवाए हम इस तैयारी में, यानी कि इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को अगर सीरियसली लेके और इसकी तैयारी में जुट जाएं, तो हम बहुत ही जल्दी इस चीज को कवर कर लेंगे कि वास्तव में क्या हमने सीखा था और क्या हमें सीखना, किस प्रकार हमें क्वेश्चन करने हैं। यहाँ बोर्ड पे सॉल्यूशन बताने से एक बेनिफिट और मिलेगा एक्स्ट्रा, वो क्या कि पेपर में वास्तव में लिखने का तरीका क्या होगा, किस शैली में हम अच्छे से लिख सकें। ठीक है, हर चीज को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए पेपर लेके आए आपके लिए, समझिए। देखिए, इसमें ये तो तुम्हें पता ही होगा, जैसा कि तुम देख चुके हो, पता होगा। यहाँ पे टोटल 4 खंड रहने वाले हैं। कितने खंड? 4 खंड रहेंगे पेपर में। एक रहेगा खंड ए, खंड ए, एक रहेगा ब, और एक रहेगा स, और एक रहेगा द। इसमें हो गए 1-1 नंबर के क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 10। ठीक है, इसमें होंगे टोटल कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। कितने कितने नंबर के? 2-2 नंबर के। 2 नंबर के क्वेश्चन 5 होंगे, और ये 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? स पार्ट में शुरू होंगे 16 से और 25, 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, और ये होंगे 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें होंगे टोटल 5 क्वेश्चन, और कितने कितने नंबर के? 6-6 नंबर के। तो कुल मार्क्स कितने हो गए? 10। यहाँ पे हो गए 10, यहाँ पे हो गए 30, और यहाँ हो गए 30। तो कुल मिला के 80 नंबर का पेपर तुम्हारा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम 1-1 नंबर के जो सवाल है उनको डिस्कस करते हैं। छोटे सवाल है, लेकिन याद रखिए, गलतियां, नंबर कटने के चांसेस 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन ही ज्यादा करते हैं। ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या, देखिए, पहले चैप्टर से रिलेटेड हर टॉपिक का एक क्वेश्चन जरूर उठेगा। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया द्विचरीय संक्रिया पर आधारित। किस पर? द्विचर संक्रिया पर आधारित एक क्वेश्चन दिया गया है कि द्विचर संक्रिया। सबसे पहले संक्रिया के बारे में समझ लो, क्या होती है, कैसे होती है। आसान रूप है, ज्यादा कठिन नहीं समझेंगे, छोटा छोटा जो ब्योरा है वही समझेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। द्विचर का मतलब 2 चर होंगे। अब 2 चर कौन कौन से लेने? ए और बी। एक संक्रिया, तो उसके लिए क्या दिखा देना? स्टार। ठीक है, ए स्टार बी, यही द्विचर संक्रिया को प्रदर्शित करेगा। लेकिन कंडीशन यह है कि जब ए और बी एस से आएंगे, तो उसमें ए स्टार बी भी किस में जाएगा? एस में जाएगा। ये हमें याद रखने की आवश्यकता है। ये द्विचर संक्रिया की परिभाषा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दिया गया क्वेश्चन इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन क्या है, समझिए। क्वेश्चन दिया गया है द्विचर संक्रिया ए स्टार बी, फर्स्ट क्वेश्चन, बराबर ए बी बटा 2 फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के लिए तत्समक अवयव ज्ञात करो। के लिए तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। समझिए, तो सबसे पहले संक्रिया के बारे में सोचो, और इस संक्रिया का तत्समक अवयव कैसे ज्ञात करते हैं एक बार पुनः समझ लीजिए, ताकि आसान रहे अपने परीक्षा में जब भी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए। तो तत्समक अवयव हम ज्यादातर क्या मानते हैं? ई मानते हैं। क्या मानते हैं? ई मानते हैं। और इस प्रकार मानते हैं तत्समक के लिए कि ए स्टार ई। याद रखिए, जब तत्समक अवयव ज्ञात करना हो तो सदैव तत्समक को संक्रिया में शामिल करते हैं। ये हो गया शामिल। संक्रिया के साथ में यदि लिखा है तो क्या हो गया? इसमें शामिल हो गया है। और इसका मान हमेशा किसके बराबर आएगा? ए के बराबर। क्यों? क्योंकि तत्समक अवयव तभी है जब ए का स्टार ई से और ई का प्रभाव किस पर ना पड़े? ए पर, वो वापस किसके बराबर आ जाए? ए के बराबर आ जाए। ठीक है, और यहां से ए का मान, सॉरी, ई का मान ज्ञात करना। देखिए ध्यान दीजिए, ए स्टार ई क्या होगा? नियम क्या कहता है कि जब ए का स्टार बी से लेंगे तो ये दिया गया ए बी बाई 2। मतलब संक्रिया क्या कह रही है कि पहले दोनों अवयवों को गुणा करो और फिर 2 का भाग दे दो। तो यहाँ भी सेम नियम, पहले दोनों अवयवों का गुणा किया, फिर किसका भाग दे दिया? 2 का। और ये मान किसके बराबर आने वाला है? ए के बराबर आने वाला है। तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, तो मतलब यहाँ से आ गया e बाई 2 बराबर 1, मतलब यहाँ से आ गया e बराबर कितना? 2। यही संक्रिया का तत्समक अवयव। ठीक है, और इस संक्रिया से संबंधित जो भी तत्समक अवयव के क्वेश्चन है तुम्हारे पास किताब तो है ही, उसको सरल करने की कोशिश करें। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स ऑफ -2 का मान क्या होगा। सबसे पहले समझिए इसका मान कितना है। तो सबसे पहले तो देखिए कुछ फलन है, इसमें कैटेगरी बांट रहा हूं, फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी। और सेक इनवर्स प्रतिलोम फलन है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यदि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंदर माइनस आ जाए, क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो तीन फलन तो ऐसे हैं जिन माइनस सीधा सीधा बाहर आ जाता है। कौन कौन से हैं, साइन इनवर्स ऑफ -x, एक है कोसेक इनवर्स ऑफ -x और एक है tan इनवर्स -x। अगर ये फलन आ जाए तो इसमें कुछ नहीं देखना है, SCT याद रखिए, साइन है तो उसका उल्टा है और एक क्या जाएगा tan। इनमें यदि माइनस आता तो माइनस को बाहर निकालना है डायरेक्ट, साइन इनवर्स x, इसको क्या लिखेंगे माइनस कोसेक इनवर्स x, इसको क्या लिख देंगे माइनस tan इनवर्स x। जबकि तीन ही फलन ऐसे हैं जिनमें यदि माइनस आ जाए, दूसरा क्या है सेक इनवर्स ऑफ -x और तीसरा क्या है कॉट इनवर्स ऑफ -x। तो हमें क्या करना है, कारण क्या है ध्यान दीजिए, इन तीनों का जो अंतराल होता है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। किसी में बड़ा कोष्ठक आता है, किसी में ये छोटा कोष्ठक आता है, किसी में यहाँ पे 0 को घटा दिया जाता है, इस प्रकार, ठीक है। लेकिन -π/2 से +π/2 कहाँ होता है, ध्यान दीजिए, ये 0। फिर तुम्हें ये बताया गया था उस टाइम जब मैंने पढ़ाया था, या फिर तुमने किसी और टीचर से पढ़ा हो, ये पढ़ा था कि जब ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हैं तो कोण हमेशा बढ़ता है, लेकिन यदि घड़ी की दिशा में घूम जाए तो कोण हमेशा क्या होने लग जाता है, घटने लग जाता है। अब 0 यहाँ लिखा, 0 से कम क्या होगा, -π/2 होगा, वो यहाँ होगा। जब π/2 यहाँ है तो नीचे क्या होगा, -π/2 होगा, ठीक है। अब देखिए, तो इसका मतलब इनके अंतराल कहां से कहां तक है, -π/2 से 0 और 0 से π/2, इस अंतराल में। तो इसमें तो पॉजिटिव होते हैं, इसमें कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो इसका मतलब तीन कोणों को कहां से कहां तक लेके आना है, इस अंतराल में लेके आना है। पॉजिटिव तो इस अंतराल में चले जाएंगे पहले में, जबकि नेगेटिव किस में जाते हैं, चौथे में। जबकि इसकी बात करें, इनका अंतराल होता है 0 से π। कहां से कहां होगा, 0 से π होगा। तो 0 से π देखना तो 0 यहाँ होगा, घड़ी की दिशा में घूमते थे, यहाँ π/2, यहाँ पे π। तो यहाँ से तो पहला में पॉजिटिव होता है, जबकि दूसरे में कैसे होते हैं, नेगेटिव। अब दूसरे में ले जाने का तरीका क्या रहेगा, पाई माइनस, क्या कैसे रहेगा, इस लाइन के द्वारा ऊपर चले जाओ वापस, तो पाई माइनस, ठीक है। इस प्रकार इसका मान निकालना है। तो इसका तीनों का जो मान होगा वो क्या होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x, इसका भी क्या होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x, और इसका भी क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। इस प्रकार लिखना है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार करें। सेक इनवर्स -2 दिया गया है, तो सबसे पहले इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना है, तुम्हें लिख देना है, प्रॉपर्टी से हम जानते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ x, क्लियर है। फिर हम लिखेंगे इसमें सेक इनवर्स ऑफ -2 बराबर कितना, पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2। अब ये देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, पाई माइनस सेक थीटा का मान 2 कहां होता है, ये तुम जानते हो, सेक थीटा कोस का उल्टा होता है, तो कोस का मान 1/2 कहां होता है, और कोस का मान 1/2 60 डिग्री पर होता है। तो सेक का मान भी 60 डिग्री पर कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब π/3, 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। तो बताइए मान कितना आ गया, 2π/3, यही इसका आंसर है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, मैट्रिक्स और सारणिक से तो रिलेटेड कोई दिक्कत होगी नहीं मेरे हिसाब से। a बराबर क्या दिया गया है, 2 3 4 और 5, और हमें निकालना है a माइनस a ट्रांसपोज। सबसे पहले इसका मतलब क्या है, a ट्रांसपोज क्या होता है, इसका परिवर्त, क्या होता है, परिवर्त, ठीक है, मैट्रिक्स। और परिवर्त मैट्रिक्स को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, याद रखना है तुम्हें, पंक्ति को किस में बदल देना है, स्तंभ में बदल देना है। किसमें, पंक्ति को स्तंभ में, मतलब जो पंक्ति है वो स्तंभ बन जाएंगे, स्तंभ है वो पंक्ति बन जाएंगे। तो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये देखो, ये पहली पंक्ति याद रखिए हमेशा कहाँ मिलती है, बाएं से दाएं हम पंक्ति में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, पंक्ति में चलते। तो ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति होगी। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो तो 2 3 यहाँ आ जाएंगे, क्लियर है। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, 4 5। और हमें क्या दिया गया है, a में से किसको घटाना है, a ट्रांसपोज को। तो a क्या था, 2 3 4 5, में से घटा देना है किसको, a ट्रांसपोज, मतलब 2 4 और 3 5। घटाइए,
घटाने का तरीका क्या है, संगत अवयवों को आपस में घटाते हैं। जैसे 2 में से 2 घटाया कितना आ गया 0, 3 में से 4 घटा दिया कितना आ गया -1, 4 में से 3 घटा दिया कितना आ गया 1, 5 में से 5 घटा दिया कितना 0। ये इसका आंसर होगा, इस प्रकार लिख देना है। क्लियर? नेक्स्ट चौथा सवाल क्या दिया गया है, यदि ये एक अवयव है 2k+1 और 1 and 2 और ये दिया गया अव्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय अवयव। देखिए सबसे पहले समझिए यहाँ पे अवयव के 2 प्रकार होंगे, एक व्युत्क्रमणीय और एक अव्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय। मतलब ये हुआ जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सके वो तो व्युत्क्रमणीय अवयव, और उसके लिए याद रखना है तुम्हें कि सारणिक का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, और अव्युत्क्रमणीय जिसके लिए सारणिक का मान यदि 0 हो जाए। तो ये तो दोनों कंडीशन है व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय की। यदि फिर तुमसे पूछा जाए कि इसका इनवर्स कैसे ज्ञात करोगे मैट्रिक्स का, तो उसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A बटा सारणिक ऑफ A। ये देखिए तुम इसका भाग नीचे लग रहा है, तो यदि नीचे वाला 0 नहीं है जब तो A इनवर्स ज्ञात होगा, और यदि नीचे वाला 0 है तो A इनवर्स ज्ञात नहीं होगा। ठीक है, तो कह सकते हैं व्युत्क्रमणीय कब होगा, जब ये नॉट इक्वल टू 0 हो, और अव्युत्क्रमणीय कब होगा, जब ये 0 के इक्वल हो। तो हमें क्या करना है, पहले सारणी के निकाल देना है। ठीक है, सारणी के क्या होगा, इसको पहले A मान लो, इसको A मान लिया है। अब हमें क्या बताना है, अव्युत्क्रमणीय होने के लिए सारणी ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। तो सारणी लेंगे तो मैट्रिक्स का साइन हट जाएगा, किसका लग जाएगा, सारणी का 2k+1 1 and 2, और इसका मान निकालना 0 के बराबर आना है। तो मान निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, इसका मुख्य विकर्ण के अनुदिश गुणा करते हैं, तो 2 दूनी 4, फिर माइनस कर देते हैं विपरीत विकर्ण का गुणा करके, यानी कि a इसका गुणा इससे करोगे तो कितना हो जाएगा k+1, और ये बराबर किसके 0 के, तो आ गया 4 - k - 1 बराबर 0। ये हो गया 3 - k बराबर 0। तो बताइए k का मान कितना आ गया 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, उसको याद रखना है। इंटीग्रेशन को हमेशा किसके द्वारा दिखाना है, i के द्वारा, और ये है इंटीग्रेशन 1/3x + 4 का होल स्क्वायर और इनटू dx। देखो इंटीग्रेशन में जब अपन स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं तो सब चीजें क्लियर हो जाती है, लेकिन कुछ चीजें यदि क्लियर नहीं हो रही तो भी हमें समझने की आवश्यकता है। देखिए सबसे पहले गौर कीजिए, ये रेखिक फलन है, अंदर कैसा है, रेखिक, और रेखिक बिल्कुल किसकी तरह काम करता है, x की तरह। मतलब यानी कि इस इंटीग्रेशन को देखें तो ऐसा भी कह सकते हैं 1/x² * dx। अब इसका समाकलन क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर तुम्हें डायरेक्ट आता है जब तो बहुत अच्छी बात है, इसका मान आने वाला है -1/x + c, किसका 1/x² का। लेकिन यदि तुम डायरेक्ट नहीं देखते हो तो हमेशा क्या करना, इसको ऊपर लेके चले जाना और फिर लिख देना dx। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें पावर बढ़ती है तो -2 + 1 और भाग दे देना -2 + 1 और +c, तो ये मान भी कितना आ जाएगा, -1/x आ जाएगा। अब जब बात आती है रेखिक की, तो रेखिक भी बिल्कुल इसकी तरह ही काम करेगा, किसकी तरह, x की तरह ही काम करेगा, लेकिन फर्क क्या है, उसमें जो रेखिक फलन है उसका अवकलन करके भाग भी देना है। समझिए कैसे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/3x + 4 होगा, लेकिन फिर क्या करना है, इस पूरे का अवकलन जो अंदर लिखा है इसका अवकलन, रेखिक जो फलन है उसका अवकलन करना है, तो इसका अवकलन क्या होगा, 3 होगा, और 3 का भाग भी दे देना है, तो 1/3 +। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा -1/3 3x + 4। हमेशा याद रखो कि रेखिक फलन यदि जब भी दिख जाए तो उसमें जो अवकलन है उसका सदैव भाग देना होता है, क्या ज्ञात करने के लिए, समाकलन ज्ञात करने के लिए। और फिर भी तुम्हें ये नहीं पता चले कि अवकलन कैसे होगा, तो तुम्हें बस इतना याद रख लेना है, x का गुणांक ही, किसमें, रेखिक फलन में x का जो गुणांक है वही उसका अवकलन होता है। और रेखिक फलन का कैसे पता चलेगा, जिसको ax + b के रूप में लिखा गया हो। देखिए x की केवल कितनी घात है, 1 घात है, रेखिक फलन है, और इसमें अवकलन जब करना है तो हमेशा क्या आएगा, x का गुणांक, x का गुणांक कितना 3 है तो 1/3 लिख देना, भाग देना है, गुणा नहीं करना, क्या करना है, भाग देना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट तरीका भी अपना सकते हैं, क्या करते हैं, इस पूरे फलन को ही हटा दो, तो क्या कर लेना, यहाँ पे 3x + 4 को एक नए चर के बराबर मान लेना t के द्वारा, प्रतिस्थापन विधि, अवकलन करो इसका, 3 × x का अवकलन dx = t का कितना dt,
तो dx का मान कितना आ गया 1/3 इंटू डी टी। कितना हो गया ध्यान दीजिए, जब इसका मान यहां रखेंगे तो इंटीग्रेशन 1/t² और dx का मान कितना है 1/3 इंटू डी टी। रख दीजिए 1/3 तो बाहर आ जाएगा 1/t² इंटू डी टी। कितना हो गया 1/3 और इसका होता है -1/t प्लस c। याद रखिए जब t माना है तो t का मान पुनः भी रखना होगा, तो पुनः रख दीजिए। कितना आ जाएगा -1/3, ये माइनस बाहर ले लिया है और ये हो गया 1/3x + 4 n प्लस। तो एक नंबर का सवाल है, ये डायरेक्ट तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5वां क्वेश्चन था। छठा क्वेश्चन दिया गया है, सदिश दिए गए। मान लीजिए ए वेक्टर है जिसका मान क्या दिया गया है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3 लैम्बडा k कैप। क्वेश्चन भी सुनिए क्या क्या है, क्वेश्चन का समझ लीजिए। यदि ये सदिश तथा ये सदिश i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप दिया गया है, यदि ये सदिश तथा ये सदिश परस्पर लंबवत हो। कैसे हैं? परस्पर लंबवत हो तो लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है? लैम्बडा का। तो सबसे पहले दो सदिश लंबवत कब होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है ये भी तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है। इसका फॉर्मूला होता है a का परिमाण b का परिमाण इनटू cos थीटा, जहां थीटा क्या होगा? दोनों सदिशों के मध्य कोण। मतलब यदि सदिश इस प्रकार दिखाऊं, याद रखिए कोण ज्ञात करने के लिए, कोण ज्ञात करने के लिए दोनों सदिशों का आसन्न सदिश होना आवश्यक है। कौन सा सदिश? आसन्न सदिश। और आसन्न सदिश क्या होता है? जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो। यानी कि ये सदिश भी यहां से शुरू हो रहा है, ये सदिश भी यहां से शुरू होती है, ये कोण थीटा है। और ये मान लिया ए वेक्टर है, ये मान लिया क्या है? बी वेक्टर। तब जाके ये इसका फॉर्मूला लागू होगा। और यहां तो कोई दिक्कत नहीं है कि कोण कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, तो ये आकृति बनेगी, प्रारंभिक बिंदु एक ही। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमें किसका मान ज्ञात करना है? लैम्बडा का। तो देखिए सबसे पहले ये मान रख दीजिए कि इनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर? 0 के बराबर। और ए वेक्टर किसके बराबर है? 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3 लैम्बडा k कैप का डॉट किसके साथ? b वेक्टर। और b वेक्टर का मान कितना? i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, और ये बराबर किसके? 0 के। अब देखिए इनका डॉट करने का डायरेक्ट तरीका क्या है। तुम्हें क्या करना है, डॉट में एक चीज याद रख लेना कि जब i का i के साथ डॉट लेते हैं तो एक होता है, j का j के साथ डॉट लेते हैं तो भी एक होता है, और k का k के साथ भी डॉट लेते हैं तो भी एक होता है। लेकिन यदि इनका किसी दूसरे के साथ डॉट लिया जाए तो सदैव 0 होता है, चाहे कोई से भी हो तो। ठीक है, तो क्या करना है, जब भी दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट क्या बोल रहा हूं मैं? अदिश गुणन डॉट। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या करना है तुम्हें कि सेम का सेम के साथ ले लेना है। i का i के साथ, j का j के साथ और k का k के साथ, बाकी सब छोड़ देने। क्यों छोड़ देने? क्योंकि बाकी सब तो 0 होने वाले हैं। तो सेम का सेम के साथ लोगों तो 2 का गुणा किससे हो गया? 1 से, तो 2 आ गया, i डॉट i 1 हो गया, प्लस 1 का गुणा 1 से हो गया, कितना हो गया? 1, j डॉट j 1 हो गया, माइनस 3 लैम्बडा का गुणा 1 से हो गया तो 1, सॉरी 3 लैम्बडा, और बराबर कितना? 0। कितना हो गया? 3 माइनस 3 लैम्बडा बराबर 0, तो यह आ गया 3 लैम्बडा बराबर 3, तो लैम्बडा बराबर कितना हो गया? 1। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7th नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है यदि सदिश ए वेक्टर ये हो, यदि ए वेक्टर, ये क्वेश्चन है 7th नंबर, ए वेक्टर बराबर कितना? 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप हो, तो ए वेक्टर की दिशा क्या होगी? ए वेक्टर की दिशा क्या होगी? याद रखिए दिशा ज्ञात करने का बड़ा आसान सा तरीका है। दिशा हमेशा इकाई सदिश के द्वारा दी जाती है। किसके द्वारा? याद रखिए इकाई सदिश, यदि तुमसे कोई पूछे कि इकाई सदिश का काम क्या है तो क्या बताओगे? पहले इकाई सदिश होता क्या है ये देखिए। इकाई सदिश हमेशा एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है, मतलब जिसका परिमाण 1 हो। अब इकाई सदिश प्राप्त करने का तरीका क्या है? उस सदिश में उसी के परिमाण का भाग दे देना। तो सदिश क्या दिया गया है? 3i कैप माइनस 4j कैप एंड प्लस 5k कैप, और इसमें भाग दे दिया इसके परिमाण का। तो परिमाण निकालने का तरीका अंडर रूट ऑफ पहले वाले पार्ट का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस दूसरे वाले पार्ट का स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, कितना आ गया? 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस
5k कैप और उसमें भाग किसका दे दिया 16 9 25 25 50, तो इसको लिख दिया 5√2। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ये इसकी दिशा है। ठीक है, 7वां सवाल है। 8वां सवाल लिखा है, 8वां सवाल समतल, एक समतल दिया गया है। समतल क्या दिया गया है 4x + 3y + 6z = 12 द्वारा y अक्ष से काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए, y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड है, तो y अक्ष पे जब बात करेंगे तो y अक्ष पर याद रखिए, y अक्ष पर x का मान भी 0 है और z का मान भी 0। क्लियर है, जब ये दोनों 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3y और बराबर कितना 12, तो y बराबर कितना आ गया 4। ये इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 समझिए। 9वां सवाल क्या दिया गया है। 9वां सवाल याद रखिए, रेखीय प्रोग्रामर समस्या पर आधारित है। क्या है, x + y > 6 है, x > 0 है, y > 0 है। तो सबसे पहले ये एक समीकरण है, इसके बारे में सोचिए। सबसे पहले एक रेखा क्या मिलेगी, यहाँ से रेखा होगी x + y = 6। अब इससे बिंदु निकालो, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु कहां पर, अक्षों पर। पहले कौन सी अक्ष पर, x अक्ष पर a बिंदु, x अक्ष पर y का मान कितना होता है 0 होता है, तो x = 6 आ जाएगा, 6,0। दूसरा b 0,6। मतलब यदि इसका डायग्राम बनाना हो, याद रखिए ये आकृति है, ये जो ऐसे में यानी कि ये जो प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध सदैव ये कहते हैं कि हमेशा जो हल आएगा वो प्रथम चतुर्थांश में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिंदु दिखा, तो ये आ गया और ये आ गया। ये बिंदु A है जिसके निशान क्या है 6,0, इसके क्या है 0,6। क्लियर है, तो मतलब ये रेखा बनेगी, रेखा बन गई। अब इस रेखा के द्वारा देखना है कि > 6 है। अब इस स्थिति में ध्यान दीजिए, इसका क्षेत्र की बात करते हैं। जब > या <= आता है तो उसका क्षेत्र देखते हैं। क्षेत्र या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा, इधर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है पहले चतुर्थांश में ही क्षेत्र लेना है। अब ऊपर आएगा या नीचे आएगा, ऐसी स्थिति में मूल बिंदु की जो स्थिति वो देखनी है। किसकी स्थिति, मूल बिंदु की। मूल बिंदु क्षेत्र में शामिल है या नहीं है, तो वो देखने के लिए क्या कर देना है, x और y की जगह कितना कितना रख देना है 0 0। मूल बिंदु को संतुष्ट करा देना है। तो जब संतुष्ट कराएंगे तो 0 + 0 = 6 यानी कि 0 > 6 क्या सत्य है क्या, जो कि असत्य है। और असत्य होने का मतलब ये होगा कि मूल बिंदु उसके क्षेत्र में शामिल नहीं होगा। अगर ये सत्य होता तो मूल बिंदु क्षेत्र में शामिल होता, लेकिन नहीं है तो क्षेत्र ऊपर की तरफ रहेगा। इस प्रकार पेंसिल से दिखा देना इसको, लाइट ऐसे करके हल्का, है ना, इस प्रकार दिखा देना। ये क्षेत्र, ये संपूर्ण क्षेत्र इसका सुसंगत क्षेत्र होगा। 9वां क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन, क्या है, ये प्रायिकता पर आधारित सवाल है। यदि दिया गया A तथा B परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, दिस इंप्लाइज, अगर अपवर्जी है तो A इंटरसेक्शन B का मान किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। दोनों अंत जो समुच्चय होंगे वो परस्पर कैसे होंगे, ऐसे ही। तो अपवर्जी होती क्या है, अपवर्जी घटनाओं का मतलब है जब एक घटना घटित होगी तो निश्चित ही दूसरी घटना घटित नहीं होगी। एग्जांपल को समझो तो सिक्के को उछाल दो, जब उस पे हेड आ रहा तो उसी समय उस पे टेल नहीं आ सकता। ठीक है, तो वो पकड़ना है। तो इसकी प्रायिकता यदि देखो तो प्रायिकता क्या है कि इसकी P ऑफ A इंटरसेक्शन की खाली समुच्चय है, खाली समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता, मतलब घटना संभव नहीं है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है 0। और इसने पूछा है PA का मान दे दिया, PA का मान कितना दे दिया है 0.2 दे दिया है, PB का मान कितना दे दिया है 0.2 दे दिया है, और P ऑफ A यूनियन B ज्ञात करना है। क्लियर है, और P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। मान रख दीजिए, P ऑफ A का मान कितना है 0.2 है, प्लस PB का मान कितना है 0.2 है, माइनस इसका कितना 0 दिया गया 0.4 इसका आंसर है। 2 और 2 4, डायरेक्ट याद रख लेना। ठीक है, और ये भी याद रखना प्रायिकता सदैव 1 से कम होती है, प्रायिकता सदैव 1 से कम होती है, उसके बराबर होती है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि बराबर आ जाए, ये वो घटना निश्चित घटना है। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला पार्ट पेपर का। फर्स्ट पार्ट में अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार छोटे छोटे सवाल आएंगे, लेकिन याद रखिए एक एक नंबर के सवाल कौन कौन सी प्रश्नावली से आते हैं ये तो हमें देखने की आवश्यकता है।
पेपर काफ़ी सोल्व करवा दिए गए होंगे तुम्हें। यहाँ भी अपने स्कूल के जो बच्चे थे इनमें इनके भी काफ़ी पेपर सोल्व हो चुके थे। अगर कोई डाउट हो तो एक बार पुनः रिपीट करना और याद रखना सरसरी निगाह से एक बार नोट्स को जरूर पढ़ लेना, क्योंकि नोट्स जो जिस तरीके से लिखवाए गए उनके आधार पर तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो ना। खंड ब, अब बात करते हैं खंड ब की। खंड ब में क्वेश्चन 11 नंबर क्या दिया गया है कि एक संक्रिया दी गई है, वो क्या दी गई है AB+1, ठीक है, और सिद्ध करना है कि स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है परंतु सहाचरीय नहीं, सहाचरीय नहीं, ये हमें सिद्ध करना है। और ये सवाल दोनों, ये पार्ट कितने नंबर का आ रहा है, 2 नंबर का है। तो देखिए सबसे पहले नियम बताइए क्या है। नियम क्या है, जब A स्टार B लिया गया तो पहले A और B का दोनों का गुणा किया गया और फिर एक जोड़ दिया गया है, ये हमें याद रखने की आवश्यकता है। क्रम विनिमयता की जांच कैसे करते हैं, की जांच बड़ा आसान है। A स्टार B दिया गया है, कितना दिया गया है, AB+1। फिर हमें क्या करना है, क्रम विनिमय में इनका क्रम चेंज कर देना है, B स्टार है। बस तुम्हें ये याद रखने की आवश्यकता नहीं कि ये मान इतना आएगा कि नहीं आएगा, तुम्हें ये याद रखने की आवश्यकता है कि इसका नियम क्या है। और नियम क्या था, दोनों अवयव जिनके बीच में स्टार लगा उनका गुणा करना है और एक जोड़ देना है। तो दोनों का गुणा कर दो, कितना हो गया BA, और साथ में एक जोड़ दिया। अब देखो कि ये और ये बराबर है या नहीं है। ये दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं A स्टार B बराबर B स्टार A, मतलब कह सकते हैं कि ये संक्रिया कैसी है, क्रम विनिमय। अब किसकी बात करें, सहाचरीय की। सहाचरीयता की जांच, और सहाचरीयता की जांच में वही सेम, पहले A का स्टार B, देखिए ध्यान दीजिए, सहाचरीयता में इस प्रकार निकालना है, हमें 3 अवयव लेने हैं। तो एक बार तो पहले 2 का ले लिया स्टार, फिर तीसरे का लिया, और एक बार लास्ट के 2 का ले लिया, फिर उसका साथ पहले के साथ ले लिया। या तो ये बराबर होंगे या ये बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर है तो संक्रिया सहाचरीय है, अगर बराबर नहीं है तो संक्रिया सहाचरीय नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले इसका मान निकालना है। इसका मान दिया गया कितना, A स्टार B बराबर AB+1। नियम याद रखो, नियम क्या है कि दोनों का क्या कर दिया गया है, दोनों का गुणा किया गया और एक जोड़ दिया गया है। अब उसका C के, और इसको एक नए अवयव के बराबर मान लो कि किसके बराबर, D के बराबर है, माना, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, अब क्या कर लेना है, A स्टार B है हमारे पास, फिर किसका, C के साथ लेना है। इसको थोड़ी देर के लिए जो माना है वो लिख दो, D माना है, तो D लिख दिया, D स्टार C बन गया। अब D स्टार C का मान क्या होगा, पहले दोनों का गुणा कर देना है DC, और फिर एक जोड़ देना है। फिर पुनः मान किसका रख दो, D का। D का मान क्या था, AB+1 आया था, तो AB+1 इंटू C+1 कितना आ गया, गुणा कीजिए, ABC + C+1, समीकरण नंबर 1 आ गई। एक लिखिए तो कितनी होगी, 2 नंबर। अब हम इसमें निकालेंगे पहले B स्टार C, तो B स्टार C क्या होगा, वही नियम, नियम तो सेम ही रहेगा, BC+1, मतलब गुणा कर देना फिर एक जोड़ देना, ठीक है। और इसको एक नया अवयव मान लो, मान लिया कि F माना। E नहीं मानना है, क्योंकि E के बारे में थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, E हमेशा संक्रिया का तत्समक अवयव होता है, इसलिए इसको E नहीं माना है, क्या माना है, F, ठीक है। वो एक प्रदर्शन का तरीका है। तो A का स्टार किससे ले लेना है, B स्टार C से, मतलब A का स्टार किससे हो गया, इसका मान क्या माना है, F, तो AF, A स्टार F। अब A स्टार F का मान क्या होगा, वही सेम नियम है, नियम सेम रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का गुणा और एक जोड़ दिया गया। फिर किसका मान रख दो, F का, तो क्या आ गया, A इंटू F का मान क्या है, BC+1 N+1, जब गुणा क्या दिया गया, ABC + A N+1, ये आगे समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 सेम है क्या, देखिए ABC इक्वल है, C और A इक्वल नहीं, इसका मतलब A स्टार B स्टार C इज नॉट इक्वल टू A स्टार B स्टार C, मतलब संक्रिया सहाचरीय नहीं, इस प्रकार, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, कल से कोशिश करेंगे ये क्वेश्चन हम तुम्हें प्रोजेक्ट के माध्यम से बोर्ड पे डायरेक्टली दिखा दे, ताकि क्वेश्चन भी तुम देखते रहो और उसका सरलीकरण भी हो जाए ना। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया गया है एक मैट्रिक्स है और इसमें दिया गया 1 5 और 6 और 7, ठीक है। और तो कह रहा है एक को, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, सममित एवं विषम सममित, विषम सममित मैट्रिक्सों
मैट्रिक्सों के योग के रूप में लिखें, योग के रूप में लिखें। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले सममित मैट्रिक्स क्या होगी, विषम सममित मैट्रिक्स क्या होगी, ये तुम्हें याद रखने की आवश्यकता है। यदि ए में ए के ट्रांसपोज को जोड़ दिया जाए तो ये याद रखो हमेशा सममित भाग होगा, सममित मैट्रिक्स होगी, सममित मैट्रिक्स होगी। और जब बात करें ए माइनस ए ट्रांसपोज तो ये हमेशा कैसी होगी, विषम सममित मैट्रिक्स होगी, विषम सममित मैट्रिक्स। पहचान करने का तरीका विषम सममित का बड़ा आसान सा है। विषम सममित में जो मुख्य विकर्ण होगा उसका प्रत्येक अवयव शून्य होगा। कितना होगा? शून्य होगा, डायरेक्टली देख सकते हैं उसमें। और साथ में उसके जो अवयव है वो भी देखेंगे किस प्रकार के आने वाले हैं। ये याद रखिए, विषम सममित का फॉर्मूला क्या होता है, यदि ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो माइनस ए के बराबर आना चाहिए, माइनस आगे आ जाए। माइनस कब आता है कि जब मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव तो कितने हो, 0 0 0 हो, और विपरीत अवयव, ये समान दूरी पर अवयव ये क्या हो, विपरीत चिन्ह के हो। विपरीत चिन्ह का मतलब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार लिख देना है। चलिए, तो ये हमें याद रखने की आवश्यकता है। अब देखिए ए को किस प्रकार व्यक्त करें, ये 6 है तो ए को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड माइनस ए माइनस ए ट्रांसपोज, सॉरी प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये हो गया 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका सममित भाग हो गया, और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इसका विषम सममित भाग हो गया। तो लिखने की आवश्यकता है, पहले ए ट्रांसपोज निकाल लो। ए ट्रांसपोज निकालने का तरीका क्या रहता है, वही थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पंक्ति है उसको किसमें बदल देना, स्तंभों में। तो कितना हो गया, 1 5 6 और 7। क्या किया है, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, ये आ गया। अब सममित भाग क्या हो गया, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, मान रख दो 1/2, ए का मान कितना है वो रख दीजिए, 1 5 6 7 एंड प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, 1 6 5 7। ठीक है, तो कितना आ गया, 1/2, जोड़ दीजिए, 1 और 1 2, 5 और 6 11, 6 और 5 11, 7 और 7 14। तो कितना आ गया, 1/2 बाहर, या तो इसी रूप में छोड़ दो या अंदर लिख दो, 2 मतलब 2 का 2 में भाग। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, किसी मैट्रिक्स में यदि किसी अशून्य संख्या का भाग दिया गया हो, गुणा किया गया हो, तो वो गुणा अशून्य संख्या का प्रत्येक अवयव से होगा, प्रत्येक अवयव से होगा। मतलब 2 का इस 1/2 का इससे गुणा 1 होगा, इसका इससे गुणा 11/2 होगा, इसका 11/2 होगा, और इसका 7 होगा। इस प्रकार लिखना है। ये तो हो गया इसका कौन सा भाग, सममित भाग। अब देखिए इसका कौन सा भाग, विषम सममित भाग। देखिए विषम सममित भाग क्या होगा, वही 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका विषम सममित भाग है। तो 1/2, ए का मान कितना है, 1 5 6 7 एंड माइनस ए ट्रांसपोज का मान 1 5 6 7। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएगा, 1/2 हाँ, अब देखिए 1 में से 1 घटाया कितना बचा, 0। 5 में से 6 घटाया कितना बचा, -1। 6 में से 5 घटाया कितना बचा, 1। 7 में से 7 घटाया कितना, 0। और मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया भी था कि मुख्य विकर्ण के अवयव कितने रहने हैं, 0 रहने हैं, और विपरीत विकर्ण के जो अवयव वो विपरीत चिन्ह के होंगे। तो विषम सममित मैट्रिक्स है, तो इसमें 2 का भाग दोगे, 0 में 2 का भाग 0 रहेगा, -1/2 1/2 और 0। इस प्रकार ये विषम सममित भाग हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान दीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, f(x) बराबर kx + 1 और cos x, ये दो फलन दिए गए, जबकि x ≤ पाई, जबकि x > पाई। और ये कह रहा है कि यदि f(x) x बराबर पाई पर संतत हो तो k बराबर कितना होगा। तो पहले बात करते हैं संततता कब होती है। संततता के लिए याद रखिए, LHL बाईं सीमा, RHL दाईं सीमा, और फलन का मान, उस बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों बराबर होने चाहिए। बाईं सीमा
दाईं सीमा और फलन का मान। तो सबसे पहले LHL का फॉर्मूला क्या वो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान दीजिए किस पर निकाल रहे हैं सीमा, पाई पर, तो पाई आएगा। और यहाँ पे याद रखिए l है तो माइनस आ जाएगा लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा फलन fx। फिर जब इसको इनइक्वालिटी को हटाएंगे तो यहाँ h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ पाई माइनस h। देखिए यानी कि x टेंड्स टू पाई माइनस x जब पाई से छोटा है तो फलन क्या है, x इज लेस देन पाई के लिए फलन जो है वो दिया गया, देखिए यहाँ देखिए x लेस देन पाई, तो फलन का मान कितना है, kx प्लस 1 है। तो x का मान रख दीजिए, x का मान कितना है, पाई माइनस h, तो ये हो गया कितना, k इंटू पाई माइनस h और प्लस 1। तो मान रख दीजिए LHL का मान कितना आएगा, LHL का मान आ जाएगा यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 k इंटू पाई माइनस h एंड प्लस 1। फिर क्या कर देना है, सीमा का मान निकालना है। सीमा की कुछ विधियां हैं, उन विधियों में सबसे पहले आती है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से h का मान कितना रख दो, 0, तो 0 रखो, दिया जाएगा k पाई प्लस 1। ये आगे समीकरण नंबर 1। फिर कौन सी सीमा, दाईं सीमा RHL, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बस चेंज आ जाएगा इस प्रकार, पाई प्लस लिख देना है यहाँ पे। और फलन अभी भी क्या है, fx, ये कितना आ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ पाई प्लस h। अब कितना आ जाएगा, जब x का मान पाई से बड़ा है तो बताइए फलन क्या है, फलन fx बराबर कितना है, cos x है। तो f ऑफ पाई का मान कितना है, पाई प्लस h, कितना आ जाएगा, cos ऑफ पाई प्लस h। अब पाई प्लस का मतलब कौन सा चतुर्थांश होता है, तीसरा होता है। तीसरे में cos कैसे होता है, नेगेटिव, तो माइनस cos h आ जाएगा, ठीक है, ये रख देना। तो RHL का मान कितना आ जाएगा, RHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया माइनस ऑफ cos h। और जब इसमें मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, मान रखेंगे तो माइनस cos 0, cos 0 का मान कितना होता है, एक समीकरण नंबर 2। चूंकि संततता की बात की, फलन का मान भी निकालो, फलन का मान x बराबर पाई पर निकालना है। तो x बराबर पाई पर फलन का मान कितना होगा, f ऑफ पाई, वो कितना होगा, k पाई प्लस 1। x की जगह क्या रख देना है, पाई, आगे समीकरण नंबर 3। चूंकि फलन दिया गया, फलन संतत आता है, LHL बराबर RHL बराबर फलन का मान होगा। तो LHL का मान कितना है, k पाई प्लस 1 है, और RHL का मान कितना है, -1 है, और इसका मान भी कितना बराबर रख दो। तो k पाई बराबर कितना, -2, तो बताओ k बराबर कितना आ गया, -2 अपॉन पाई, यही इसका आंसर। इस प्रकार ये क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। अगर तुम्हें डायरेक्ट चेक करनी सीमा तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए कैसे डायरेक्ट कैसे मान निकालोगे तुम इसका, दिया गया फलन संतत है तो इसका मतलब बाई सीमा याद रखिए हमेशा मान से छोटे के लिए परिभाषित है। जब x का मान पाई से छोटा है तो यहाँ से LHL मिलेगा, और LHL कितना होगा, डायरेक्ट इसमें x बराबर पाई रख दो, x बराबर पाई रखा तो कितना बढ़ गया, k पाई प्लस 1। इसी प्रकार x ग्रेटर देन पाई के लिए क्या मिलेगा, RHL मिलेगा, और RHL का मान कितना होगा, ये जो फलन है इसमें x बराबर पाई रख दो, तो पाई रख, cos पाई का मान कितना होता है, -1। बस दोनों को बराबर रख देना, और फलन का मान तो तुम जानते ही हो, डायरेक्ट इसमें देख लो, बराबर का चिन्ह इसमें शामिल है, तो ये भी कितना, k पाई प्लस 1। इस प्रकार डायरेक्ट मान निकाल सकते हो, k का मान अभी भी कितना आ जाएगा, -2 अपॉन पाई। इस प्रकार याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा था, 13 नंबर क्वेश्चन था ये। 14 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है i बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस m इंटू log x का होल स्क्वायर, और उसमें भाग किसका लग रहा है, x का इंटू dx। समाकलन ज्ञात करना है। 2 नंबर का सवाल, देखिए ध्यान दीजिए, जो 1 नंबर का सवाल आएगा उसमें डायरेक्टली आ जाएगा समाकलन, बड़ा आसान सा आएगा, सिंपल जो सवाल है उस पर आधारित होगा। यहाँ देखिए हो सकता है सवाल साधारण सवाल यानी कि मूलभूत फलनों का ना होकर किसी अन्य फलन का हो। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है 1 अपॉन x, दिख रहा है तुम्हें, और 1 अपॉन x के बारे में याद रखना है, किसका अवकलन होता है, log x का। किसका, log x का, मतलब ये फिक्स है कि यहाँ पे log x का अवकलन हमें दिया गया। तो जब किसी फलन का अवकलन दिया जाए तो हम क्या करते हैं, उस फलन को एक नए चर के बराबर लिख देते हैं। तो log x को लिख देते हैं t के बराबर। अब तुम देखो, यदि इसका गुणा m से और अचर राशि से, तो इसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, बस m का डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। तो हम इस पूरे को भी शामिल कर सकते हैं उसमें t के बराबर में। फिर एक जुड़ गया, एक का अवकलन हम जानते हैं 0, तो इस प्रकार के फलन में हम ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली, m 1 प्लस m log x बराबर t। अवकलन, इसका अवकलन 0 है, m को छोड़ दिया गया, इसका अवकलन 1/x है, और इनटू dx है बराबर dt। तो यहाँ से इस m को हटा दो, क्यों m तो नहीं है, तो m को इधर भेज दोगे तो आ जाएगा 1/x इंटू dx बराबर कितना, dt बटा m। कितना हो गया है,
आई बराबर, ध्यान दीजिए इस पूरे को मैंने क्या माना टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर इनटू dx बटा x का मान कितना हो गया dt बटा m। तो m तो बाहर आ गया 1 बटा m, फिर कितना हो गया टी स्क्वायर इनटू dt। टी स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, और समाकलन करना तो याद रखिए पावर बढ़ेगी तो t की पावर 2 + 1 बटा 2 + 1 और प्लस c, तो कितना आ गया 1 बटा m इनटू t। t की पावर कितनी होगी 3, मतलब 1 + m log x की पावर 3 और बटा 3 और प्लस c। सही तरीके से लिख दो, ये आ गया 1/3m इनटू 1 + m log x की पावर 3 और प्लस c। c क्यों जोड़ा जाएगा, याद रखिए जब तक अनिश्चित समाकलन है तब तक c तो जोड़ना ही है, ठीक है। ये हो गया 14 नंबर सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया गया है a वेक्टर बराबर कितना है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और b वेक्टर बराबर कितना है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और पूछ रहा है यदि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं को व्यक्त करे। a वेक्टर और b वेक्टर क्या है, समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये देखने के लिए सबसे पहले याद रख लो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसकी आसन्न भुजाएं दी गई हो, याद रखो कौन सी भुजाएं, आसन्न भुजाएं, उसका क्षेत्रफल सदैव ये होता है परिमाण ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करेंगे, और ये हमेशा सारणी के द्वारा दिया जाता है। कैसे, पहले ही जो पंक्ति है उसमें आई कैप जे कैप के कैप लिख दो, दूसरी पंक्ति में ए वेक्टर के गुणांक लिख दो। ए वेक्टर के गुणांक क्या क्या है 1 2 3, बी वेक्टर के क्या है 3 - 2 और 1। पहले इसका मान निकालिए, आई कैप इंटू प्रथम पंक्ति के अनुसार प्रसार करने पर सारणी गुण गया, सारणी का मान निकालो आई कैप इंटू 2 का गुणा 1 से 2, फिर माइनस बीच में आता है, फिर 3 का गुणा -2 से -6, मतलब माइनस माइनस प्लस 6, फिर माइनस जे दूसरे वाले माइनस ले लेना, इसका गुणा 1 से गुणा 1 का गुणा 1 से किया 1, फिर बीच में माइनस, फिर 3 का गुणा 3 से किया 9 एंड प्लस आएगा, फिर के कैप ये तीसरा वाला जाएगा, इसका गुणा इससे कर देना है, तो 1 का गुणा -2 से -2 एंड माइनस बीच में, फिर 3 का गुणा 2 से 6, तो मतलब कह सकते हैं मान आएगा कितना 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप एंड -8 के कैप। ये आ गया। अब इसका परिमाण कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिए, इसमें से 8 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बन गया। अब परिमाण निकाल लो, परिमाण ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 8 को तो छोड़ दो, क्यों, क्योंकि परिमाण पर इस 8 का कोई फर्क नहीं, डायरेक्टली बाहर रख दिया है। अब अंडर रूट ऑफ अंदर 1 + 1 + 1 मतलब क्या होगा रूट ऑफ स्क्वायर, इसके गुणांकों का स्क्वायर, इसका गुणांक 1 है तो उसका स्क्वायर, इसका गुणांक 1 है उसका स्क्वायर, इसका गुणांक -1 है उसका स्क्वायर, इस प्रकार, ठीक है। कितना आ गया ये 8√3, यही उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। अगर ये त्रिभुज की पूछता कि ये दो सदिश त्रिभुज के आसन्न भुजाएं हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसके लिए क्या लिख देते 1/2 लिख देते, समझ गए, इस प्रकार लिख देना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए आज कोशिश करते हैं कि इन दो को ही सोल्व करने की कोशिश करें, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है। ये पेपर कल हम डिस्कस पूरा कर लेंगे। डेली का हम क्या करेंगे, आज थोड़ा टाइम शुरू में ज्यादा ले लिया, हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 5 या 7 पेपर डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो बाकी के जो सवाल है वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। आसानी सवाल है लेकिन तुम अच्छे से प्रैक्टिस करो, आज इन सवाल के ऊपर घर पे पढ़ो, कम से कम जो ये सवाल है पहले और दूसरे खंड के, इनको तुम करके देखो घर पे रहकर ही, और जो तुम्हारे पास किताब है उसमें देखो कि सिलेबस किस प्रकार दिया गया है, तो ये सभी तुम्हें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अपने आप को एनर्जी से भरपूर रखना, थकना नहीं। अगर पेपर यहाँ सोल्व करके बताया जा रहा है, इसमें तुम्हारे भले के लिए ही काम किया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद कर दे कि आप अच्छे से और बढ़िया रिजल्ट लेके आओगे, और हमें वो रिजल्ट दिखाओगे जिसकी हम सोच रहे हैं कि इस लॉकडाउन का तुमने भरपूर उपयोग किया है, रिजल्ट ऐसा होना चाहिए। चलिए इन्हीं उम्मीदों और आशाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, कल बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।